तो फाइनली क्लास 10th वालों, आपके भारी डिमांड पर हमने सामाजिक विषय का भी अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर ला दिया है। हमने पहले हिंदी का सोल्व करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर जल्दी देख लीजिए, क्योंकि 100% आपके हाफ ईयरली में वो पेपर फंसेगा, ठीक है। और इसी प्रकार से आपने कमेंट किया था कि सामाजिक विषय का पेपर सोल्व कराइए, तो इसी प्रकार से हमने सामाजिक विषय का भी पेपर सोल्व करा रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है, 2024-25 पूर्णांक 70। और यहाँ पर कोड देख लीजिए, कोड आप देख लीजिए, एकदम 100%। कहीं कहीं स्कूलों में नहीं हुआ है आपका अर्धवार्षिक परीक्षा, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। इसको हम हल भी साथ साथ हल कराते चलेंगे। यहाँ पर देखिए समय 3 घंटा लिखा हुआ है। क्या लिखा है? समय 3 घंटा, कक्षा 10, विषय सामाजिक विज्ञान। यहाँ पर देखिए क्या है, नोट लिखा हुआ है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। और इसके बहुविकल्पीय प्रश्न 1 अंक के। बहुविकल्पीय प्रश्न आप जानते हैं 1 अंक का होता है। तो चलिए हम इसको अब सोल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ। अब देखिए एक जो सामाजिक विज्ञान है, तो इसमें क्या है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ। तो पहला है जर्मनी में, दूसरा है इटली में, तीसरा है फ्रांस में, या फिर इंग्लैंड में। तो अगर आप जानते हो तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। देखिए राष्ट्रवाद का प्रारंभ हमारे क्या हुआ था, फ्रांस से हुआ था। किस देश से हुआ था? फ्रांस देश से। तो हम इसी प्रकार से मैथ्सिनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन कौन सा था? जो मैथ्सिनी थे उनके द्वारा जो स्थापित गुप्त संगठन था वो कौन सा था? हमारा पहला यंग फ्रांस, दूसरा है यंग प्रसा, तीसरा है यंग जर्मनी, चौथा है यंग इटली। तो हमारा चौथा आंसर सही है, यंग इटली। मैथ्सिनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम कौन सा था? यंग इटली, ठीक है। तो अच्छी तरीके से इसको तैयार कर लीजिएगा। केवल हम कह रहे हैं कि 100% आपके हाफ ईयरली बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, 100%। तो इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। देखिए अगर आप चाहते हैं कि आप इसका PDF प्रोवाइड करा दें, तो हमारे टेलीग्राम चैनल JK मैथ एक्सप्लोरर, क्या सर्च करेंगे, JK मैथ एक्सप्लोरर, ठीक है। JK मैथ एक्सप्लोरर पर जाकर ज्वाइन हो जाइए अभी, वहाँ पर हम इसका PDF प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना निम्न में से किसने की थी? 1916 में साबरमती की आश्रम की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर पहला है लोकमान्य तिलक, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस, चौथा है मोतीलाल नेहरू। तो देखिए इसका आंसर होता है ख, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। समझ में आ गया आप लोग को? अब इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में, ख हमारा 11 जून 1932, या फिर 10 मई 1933, या फिर 22 जुलाई 1931। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए। यहाँ पर देखिए इसका आंसर पहला क्या है, 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अब देखिए मानव अधिकार दिवस, ये देखिए आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम में भी आपके पूछा जा सकता है। तो देखिए पहला है 10 दिसंबर को, दूसरा है 5 सितंबर को, चौथा है 14 नवंबर को, और नहीं तीसरा है 14 नवंबर को, और चौथा है 15 अगस्त को। तो देखिए हमारा मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। पहला विकल्प आपका सही है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 6वां, अजैविक संसाधन में निम्न में से कौन सा शामिल है? अजैविक संसाधन निम्न में से कौन सा शामिल? देखिए पहला है भूमि, दूसरा है मृदा, तीसरा है जल, और चौथा है सभी। तो देखिए ये सभी क्या होते हैं? सभी एक क्या है, अजैविक संसाधन है। तो देखिए हमारा चौथा आंसर सही है, जो कि सभी, विकल्प हमारा सभी सही है, ठीक है। इसी प्रकार से आप समझिए प्रश्न संख्या 7। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले में चलाया गया था? देखिए ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसको तैयार कर लीजिएगा। उत्तरकाशी, या फिर चमोली में, या फिर नैनीताल में, या फिर पिथौरागढ़ में। तो देखिए चिपको आंदोलन जो हुआ था हमारे चमोली, ठीक है, चमोली जिले में चलाया गया था, ठीक है। समझ में आएगा आप लोग को? इसी प्रकार देखिए प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 का क्या कह रहा है कि जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के स्वरूप में उपलब्ध है? जो हमारा जल है, जलमंडल का कितना भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? यहाँ पर क्या है 95%, यहाँ पर क्या है ख 96%, यहाँ पर ग 97.5%, यहाँ पर 99%। तो देखिए इसका हमारा आंसर होता है 97.5%। जलमंडल कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? 97.5%। समझ में आएगा आप लोग को? इसी प्रकार से देखिए सलाल बांध किस नदी पर स्थित है? अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत ही आसान है। देखिए महानदी, या फिर चिनाव, या फिर सतलुज, या फिर कृष्ण, ठीक है। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर विकल्प संख्या ख सही होता है, जो कि चिनाव, ठीक है। चिनाव नदी पर हमारा सलाल बांध स्थित है। इसी प्रकार से हम देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं क्या है हमारा प्रश्न संख्या 10वां है कि कौन सी फसल रबी की फसल है? कौन सी फसल रबी की फसल है? तो देखिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी ये आ सकता है। देखिए इसका आंसर आप लोग जानते हो तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहला है चावल, दूसरा है मोटे अनाज, तीसरा है चना, या फिर दाल। तो देखिए कौन सी फसल रबी की है? हमारा चना,
और गेहूं भी है। ठीक है, तो गेहूं विकल्प में दिया नहीं है, तो हमारा चना क्या है, रबी की फसल है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए 11वां, भारत की संघ सूची में कितने विषय दिए गए हैं, यानी भारत के संविधान सूची में कितने विषय दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए पहला है 97, दूसरा है 67, तीसरा है 82 और चौथा है 85। देखिए अब है हमारे भारत के संविधान संघ सूची में 100 विषय दिए गए हैं। कितने, 100 विषय। लेकिन देखिए पहले क्या था, हमारे 97 था, तो हमारा आंसर नंबर क सही है। पहले 97 था लेकिन उसको अब 100 हो गया है। ठीक है, तो इसको समझिएगा। यहाँ पर देखिए 12वां, सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में है। सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में है, लेबनान या फिर श्रीलंका या फिर बेल्जियम या फिर यूगोस्लाविया। देखिए यहाँ पर आपका आंसर होता है बेल्जियम, ग। ठीक है, ग सही है। सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में है, बेल्जियम में। ठीक है, समझ में आ गया। 13, ठीक है, तो इसको समझिए। ऐसे विषय जो किसी सूची में शामिल नहीं है वे अधिकार किस क्षेत्र में चले जाते हैं। और देखिए ऐसा विषय जो किसी सूची में शामिल नहीं है, तो देखिए हमारा सूची क्या है, समावर्ती सूची होती है, एक राज्य सूची होती है, एक संघ सूची होती है। तो प्रश्न क्या करे, इसको समझिए पहले कि ऐसे विषय जो किसी सूची में शामिल नहीं है, तो ये हमारा सूची है, ये भी हमारा सूची है, ये भी हमारा सूची है। और इसका क्या कहना है कि किसी सूची में शामिल नहीं है, तो हमारा घ सही है। ठीक है, घ हमारा आंसर सही है, इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप प्रश्न को समझ कर भी आंसर दे सकते हो, बहुत ही आसान है। इसी प्रकार से देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय राज्य है। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप लोग क्या कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या लिखा है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा संघीय राज्य है। तो यहाँ पर क्या है, उत्तर प्रदेश, दूसरा क्या है महाराष्ट्र, तीसरा क्या है पंजाब और चौथा क्या है दिल्ली। तो हमारा दिल्ली क्या है, भारत का संघीय राज्य। समझ में आ गया आप लोग को। इसी प्रकार से देखिए निम्नलिखित में से भारत में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होती हैं। अब देखिए भारत में महिलाओं को 1/3 सीटें कहाँ आरक्षित होती है, विधानसभा में या फिर पंचायत में या फिर विधान परिषद में या फिर राज्यसभा में। तो हमारा इसका आंसर होता है ख, पंचायत राज्य में। ठीक है, पंचायती राज्य में। इसी प्रकार समझिए इसको। प्रश्न संख्या 16 क्या है, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर न्यूनतम। देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, ये बोर्ड एग्जाम में आपके आया हुआ है, तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। और अगर आप इसका आंसर जानते हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर न्यूनतम है। पहला है केरल, दूसरा है बिहार, तीसरा है पंजाब और चौथा है हरियाणा। तो आपका आंसर होता है केरल। क्या है, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर न्यूनतम है, केरल में। ठीक, अब इसी प्रकार से समझिए 17। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 समझिए। प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है। प्रति व्यक्ति जो आय है वो किस नाम से जाना जाता है, औसत आय या फिर राष्ट्रीय आय या फिर व्यक्तिगत आय या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका आंसर होता है औसत आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है, औसत आय से। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और यहाँ पर समझिए प्रश्न संख्या 18 क्या है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजन है। रोजगार की शर्त, आर्थिक गतिविधि, उद्यमों में स्वामित्व या फिर श्रमिकों की संख्या। यहाँ पर क्या है, ग सही है आपका आंसर। इसी प्रकार से 19 देखिए, सेवा क्षेत्र को किसके अंतर्गत रखा जाता है। देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, कई प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में फंस सकते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा में तो आएगा ही आएगा 100%, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में भी ये आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सेवा क्षेत्र में किसके अंतर्गत, सेवा क्षेत्र को किसके अंतर्गत रखा जाता है। यहाँ पर क्या है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र या फिर तृतीय क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो आपका ग सही है, तृतीय क्षेत्र। सेवा क्षेत्र को किस अंतर्गत रखा जाता है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। यहाँ पर देखिए 20वां, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट IMP। ठीक है, IMP। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% ये प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1935 में या फिर 45 में या फिर 1955 में या फिर 1965 में। तो आपका आंसर नंबर क सही है, 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1935 में। समझ में आ गया आप लोग को। अब इसी प्रकार से देखते हैं, यहाँ पर देखिए हमारा बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त होता है। अब इसी प्रकार से लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है, उत्तर लगभग 80 शब्दों में। देखिए ये मेन क्या है, ये क्या कह रहा है, 4 अंक का होता है। यहाँ पर समझिए उत्तर मेन 80 शब्दों में आपको लिखना है, और आप क्या करते हो, पूरा पेज भर देते हो, पूरा पेज। तो ये भी बताऊंगा कि आपको आखिर बोर्ड एग्जाम में कैसे पेपर को करना होता है और कैसे लिखना होता है। क्योंकि यहाँ पर आखिर लिखा क्या है कि लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर लगभग 80 शब्दों में, तो केवल आपको 80 शब्दों में लिखना होता है। ज़्यादा लिखेंगे तो नंबर थोड़ी मिलता है।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या पहला क्या है, जीपेसे मेथसिनी के बारे में लिखिए या फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में लिखिए। देखिए ये दोनों प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इन दोनों को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। लेकिन जो आसान लगे वो तो आप अर्धवार्षिक परीक्षा में लिख ही सकते हो, ठीक है। एक ही लिखना है इसमें का, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। इसी प्रकार से क्या है प्रश्न संख्या दूसरा, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन के रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। या फिर अथवा में दिया है जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए ये भी दोनों आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, केवल एक ही करना है इसमें से, इन दोनों प्रश्न में से केवल आपको एक करना है। अथवा का मतलब केवल एक, ठीक है। तो केवल इसको में से आप जो आसान लगे उसको तैयार कर लीजिएगा और अपने अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छी तरीके से 90% अच्छी तरीके से मार्क्स फोड़ के आइएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखिए प्रश्न संख्या तीसरा क्या है, भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक और नैतिक कारण बताइए। देखिए अगर आपको ये समझ में आता है अच्छी तरीके से तो इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। या फिर दूसरा प्रश्न अथवा में शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों का क्या क्या अंतर है, ये दोनों याद कर लीजिएगा। दोनों भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हाफ ईयरली में करना है तो एक ही करना होगा, ठीक है, एक ही कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। अब देखिए अगर आपको हाफ ईयरली के हिसाब से जो डाउट होते हैं कि कैसे पास होता है या फिर मार्क्स जुड़ता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, जितने भी डाउट हैं, जितने भी हाफ ईयरली से आपके डाउट हैं, ठीक है, ठीक है, जितने भी आपके डाउट हैं तो हमने उस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। आप 9 से 12 तक किसी भी क्लास में हो, आपको हाफ ईयरली से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं उनको मैंने क्लियर कर दिया है। चैनल पर विजिट करके अभी उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे हाफ ईयरली के सभी डाउट क्लियर हो सकता है आपका, ठीक है। और यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या चौथा क्या है, विकास मायने में UNDP का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। या फिर खुली बेरोजगारी एवं प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच विभेद कीजिए। ये दोनों प्रश्न आज याद कर लीजिएगा, लेकिन आपको केवल एक ही करना होता है, तो आपका मर्जी एक ही याद कर लीजिएगा या फिर ये याद कर लीजिएगा, दोनों में से जो भी आसान लगे, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि 100% आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाला है, तो इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे चैनल JK मैथ एक्सप्लोरर एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पर PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लगभग 150 शब्दों में, देखिए इनको जानना बेहद जरूरी। यहाँ पर क्या लिखा था 80 शब्दों में, यहाँ पर क्या लिखा है 150 शब्दों में। यहाँ पर कितना है 6 अंक का है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 5वां क्या है, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। या फिर क्या है, पहले विश्व युद्ध में भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के विकास का क्या योगदान था। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप केवल एक को याद कर लीजिएगा, जो भी आपको आसान लगे, ठीक है। इस प्रकार से देखिए प्रश्न संख्या 6 है, भारत में भूमि उपयोग के प्रारूप की विवेचना कीजिए। या फिर वन्य और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर एक निबंध लिखिए। हमको तो ये आसान लग रहा है, आपको जो आसान लगे वो याद कर लीजिएगा और एक ही आपको हाफ ईयरली एग्जाम में लिखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 7वां क्या लिखा है यहाँ पर, 1922 के संविधान संशोधन से पहले और बाद में स्थानीय शासन के महत्वपूर्ण अंतरों को बताइए। अब देखिए जो संविधान में बताया जा रहा है कि संशोधन हुआ था 1922 से पहले, तो उसमें देखिए जो भी महत्वपूर्ण अंतर है उनको बताना है आपको। तो देखिए इसको कर लीजिएगा और यहाँ पर देखिए या फिर इसको कर लीजिएगा। यहाँ पर जीवन के उन विभिन्न पहलुओं का जिक्र कीजिए जिसमें भारत की स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है और वे कमजोर स्थिति में होती हैं, ठीक है। ये देखिए जीवन के उन पहलुओं को जिक्र करने कह रहा है कि मतलब जिसमें भारत की स्थिति जब किस समय में आपके भारत के जो भी भारत में महिलाओं के साथ कैसा कैसा भेदभाव होता था उसको आप लोग को लिखना है और किस प्रकार से भेदभाव किया जाता था, इसको आप लिख सकते हैं। देखिए बना कर तो आप लिख ही लेंगे, हम जानते हैं आप कितना तेज हो, ठीक है। तो आप किसी को भी तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर प्रश्न संख्या 8वां, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जाता है, क्या आप इस विचार से सहमत हैं? उत्तर समर्थन के कारण दीजिए। अब देखिए यहाँ पर इसको समझना जरूरी है। देखिए आप सबके लिए जो भी मजदूर हैं उनके लिए देखिए शोषण किया जाता है। जो अब मजदूर संगठन नहीं है आपस में, तो क्या होगा, जितना भी पगार मिलता है कोई पगार काट लेगा आपका, कोई इतना कम देगा। लेकिन देखिए इसी बात को आपको क्या कहा जा रहा है कि ठीक है, तो इसी बात को क्या कहा जा रहा है कि असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों को शोषण किया जाता है। इस प्रकार आपको लिखना है कि कैसे शोषण किया जाता है, कैसे उनका पगार काट लिया जाता है, कैसे उनसे ओवर टाइम करा जाता है काम, इसी प्रकार से आपको ये सब लिखा जाना है। या फिर लिखना है भारतीय रिवाज के कारणों की
कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो हमने आपको इसी में बताया था कि कब उसकी स्थापना हुई थी, तो उसी प्रकार से कार्यों का भी वर्णन करना है। तो या फिर आपको जो आसान लगे उसको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए मानचित्र कार्य, प्रश्न 1-1 अंक का। ठीक है, जो जितने प्रश्न 1-1 अंक के हैं। ठीक है, आपको क्या एक मानचित्र मिलेगा, पैराग्राफ मिलेगा। ठीक है, आपको एक मानचित्र मिलेगा, या फिर कई स्कूल में होता है तो नहीं देते हैं मानचित्र। आपको बोर्ड एग्जाम में तो मिलेगा ही, बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कई बार इस सब पे आपके हाफ फेल एग्जाम में नहीं देते हैं, तो आपको मानचित्र मिलेगा या नहीं मिलेगा दर्शाना पड़ेगा आपको। यहाँ पर देखिए पहला है वह स्थान जहाँ 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। यहाँ पर क्या लिखा है, वह स्थान जहाँ 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है। तो देखिए आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें पूरा नक्शा दिया रहेगा। अब आप जब जानते हो कि वह स्थान जहाँ कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ 1929 में और कहाँ हुआ, जहाँ हुआ था वहाँ आपका टिक लगा देना है और आंसर नंबर 1 लिख देना है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको करना है। इसी प्रकार से ये सभी प्रश्न करना है। प्रश्न संख्या 9 क्या है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र चिन्हित करें। ठीक है, यहाँ पर ये परमाणु ऊर्जा केंद्र चिन्हित करें, हमको केंद्र चिन्हित करना है। यहाँ पर देखिए तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, आपको दिया जाएगा पैराग्राफ और उसमें आपको देखना है कहाँ है, तो उसको आप चिन्ह लगा दीजिए, कोई सा भी चिन्ह लगा दीजिए, स्टार बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, आप चिन्ह लगा दीजिए। यहाँ पर क्या है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक बंदरगाह चिन्हित कीजिए। यहाँ पर भारत के पूर्वी तट पर स्थित जो एक बंदरगाह है उसको आप चिन्हित कर सकते हैं कि हाँ आपका एक कोई ब्लैक से यहाँ पर चिन्हित कर दीजिए कि हाँ यहाँ पर स्थित है। इसी प्रकार से आपको करना है, आप तो जानते ही होंगे। तो देखिए मेरा ये था कि आपको जो आपके डिमांड कर रहे थे कि हमको आधारित परीक्षा का पेपर सोल्व कराइए, तो मैंने ला दिया है। ठीक है, हमने हिंदी का भी सोल्व करा दिया है, ये हमारा कहा था सामाजिक विज्ञान का। अब आप लोग कमेंट करेंगे तो हम साइंस का भी रखे हैं, साइंस का भी सोल्व करा देंगे। बस आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर आप सोल्व करा दीजिए, तो हम आपके लिए सोल्व कराएंगे। जहाँ अभी जरूर कमेंट करिएगा कि आपके यहाँ कब पेपर शुरू होने वाला है अर्धवार्षिक परीक्षा का, और जहाँ पर हो गया उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक, इसी प्रकार से अगर आप लोग कमेंट करते हो तो मैं साइंस का भी, मैथ का भी जितने पेपर हैं उसको सोल्व करा दूंगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।